मामा बहुत अमीर थे और मामा का बेटा बीमार था। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से कोई भी उससे शादी नहीं करता था। इस बार मामा ने इनाम रखा कि जो लड़की मेरे बेटे से शादी करेगी उसे मैं सोने में तौल दूंगा, पैसे भी नकद दूंगा। मेरी मम्मी भी लालच में आ गई और मेरी ही शादी कर डाली। शादी की रात जब पति कमरे में आया तो मुझे सलाम किया और फिर वॉशरूम चला गया। वॉशरूम से आने के बाद उसने मुझे मुंह दिखाई दिया। मैं बहुत खुश हुई कि मेरा पति तो बिल्कुल ठीक है। कि सुबह खुशी खुशी कमरे से बाहर निकली तो मेरे तो होश उड़ गए। जब मामा ने बोला कि माफ़ कर देना बेटा, अब तुम्हें अपने पागल पति को संभालो। रात भर घर से गायब रहा, अभी सुबह ही पकड़कर कोई पड़ोसी लेकर आया है। मम्मी घर आई तो बड़ी खुश दिखाई दे रही थी। पापा ने बोली कि मुबारक हो, रिहान को मेडिकल कॉलेज पढ़ाने का इंतज़ाम हो गया है। अब हमारे बेटे का हर सपना पूरा होगा। मैं कमरे से भागकर बाहर आई और बोली, मम्मी तो बहुत अच्छी बात है, आप अब तो मुझे भी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाएंगी ना। मम्मी ने मेरी तरफ बड़े गौर से देखा और फिर मेरे दोनों हाथ थाम कर बोली, दफ़ा हो, मारो तुम यूनिवर्सिटी को, मैं तुम्हें यूँ परेशान होते नहीं देख सकती। रिहान तो चलो लड़का है, यहाँ वहाँ धक्के खाता फिरे तो भी परेशानी ना होती, मगर मेरी प्यारी लाडली बेटी, तुम्हारे लिए तो मैंने बहुत अच्छा सोचा हुआ है। मैं तुम्हारी शादी ऐसे घर में करूँगी कि तुम राज करोगी। यहाँ तो तुम्हें घर के सारे काम करने पड़ते हैं, अगले घर जाकर तो खुद उठकर पानी भी नहीं पियोगी। पापा ने मम्मी की बात काटते हुए बोली, क्या हो गया राज, क्यों बच्ची को बला बजा गलत फहमी में डालती हो? मैंने तो सुना है कि ससुराल में वजीरों की बेटियां भी काम करती हैं। तुमने ऐसा कौन सा रिश्ता ढूंढ लिया इसके लिए जो उसको इतने बड़े बड़े सपने दिखा रही हो? मेरी नज़र में तो बहन है ना, जो कनाडा में ब्याही गई है, वह अपने बेटे की शादी के लिए हिंदुस्तान आ रही है। बस ये समझ लो कि हमारी बेटी के वारे न्यारे होने वाली है। मेरे पापा एकदम परेशान हो गए थे। वह बोले, नाजिया, ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मैं अपनी बेटी के साथ हरगिज़ इतना बड़ा जुल्म करने नहीं दूंगा। मम्मी पापा को घूर कर बोली, आफ्ताब, फिक्र ना करो, हिंदुस्तान शिफ्ट हो जाएगी तुम्हारी बेटी, परदेश नहीं जाएगी। इतना कहकर मम्मी बोली, जाओ जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। मैं पानी लेने किचन में गई तो मुझे पीछे से मम्मी और पापा की तू मैमे की आवाज़ें सुनती रही थी, जबकि मेरा ध्यान उनकी तरफ नहीं था। मैं तो ये सोच कर ही खुश हुए जा रही थी, मेरी तो ज़िंदगी बदलने वाली है। अगर मेरी शादी मामा के बेटे के साथ हो जाती है तो मैं तो महारानियों की तरह ऐश करूँगी। मैंने भी सुन रखा था कि मेरे मामा का बेटा रुबाब बड़ा हैंडसम है। मैं ये सोचकर परेशान होने लगी थी कि न जाने मेरे मामा अपने बेटे के लिए पसंद भी करेंगे या नहीं। मैंने दिल ही दिल में दुआएं भी कर डाली थी। जब मैंने पानी लेकर वापस आई तो मम्मी अकेले ही बैठी थी। सारा माजरा समझ गई थी। यकीनन मम्मी और पापा की लड़ाई हो चुकी थी। पापा बाहर चले गए थे। एक हफ्ते बाद मामा और उनका बेटा कनाडा से वापस आ गए थे। मामा हमारे लिए ऐसे महंगे महंगे तोहफे लेकर आए थे कि मेरे तो मुंह से लार टपकने लगी थी। मैं मम्मी से बोली, शादी के बाद उन सब चीज़ों की मालकिन मैं बन जाऊंगी, फिर आप देखना हमारे रिश्तेदार जल भून कर कैसे कबाब बन जाएंगे। पापा गुस्से से बोले, माँ की तरह तू भी माँ की तरह लालची है। मेरी मानो तो इस रिश्ते के लिए मना कर दे। मैं बिल्कुल पापा की बात पर सुनकर उछल पड़ी थी। मैं बोली, पापा तो अपनी बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढते नहीं थकते और आप एक दर पे आए रिश्ते को ठुकरा रहे हैं। पापा चुप होकर बैठ गए थे। मुझे अपने शब्द पर पछतावा हुआ तो पापा से माफ़ी मांग ली। उन्होंने मुझे माफ़ तो कर दिया, मगर उसके बाद उन्होंने रुबाब के रिश्ते के बारे में मुझसे कोई बात नहीं की। यहाँ तक कि मेरी शादी की तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी थी। पापा बस गुमज़दा थे। मुझे यही लगता था कि मेरी विदाई का सोच कर परेशान हो रहे हैं।
यूँ मेरी विदाई का दिन भी आ गया था। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, मगर मेरे रिश्तेदार आंटियाँ मुझे देखकर एक एक करके खुसर-पुसर कानों में कर रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर मुझे तो यही लगा कि वह मुझसे जल रही हैं। मैंने रुबाब की एक झलक भी नहीं देखी थी और मेरी विदाई भी हो गई थी। मामा मेरे वारी सदके जा रहे थे। मामा मुझे जहाज साइज बेडरूम में बिठाकर खुद बाहर निकल गई थी। मैं तो देखकर फूले नहीं समा रही थी। मेरा बेडरूम कितना खूबसूरत था। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं सर झुकाकर बैठ गई। मेरा पति मेरे कमरे में अंदर हुआ तो मेरी सांस उथल पुथल होने लगी थी। रुबाब मेरे सामने आकर बैठ गए थे और मेरा हाल चाल मालूम करने लगे और इतनी प्यारी बातें कर रहे थे कि चंद ही लम्हों में हिचकिचाहट खत्म हो चुकी थी। मैंने सर उठाकर पहली बार अपने पति के चेहरे की तरफ देखा तो नज़रें झुकाना ही भूल गई थी। बहुत ही अच्छे इंसान थे। रुबाब की बातों में मुझसे पूछने लगे कि शादी तुमने अपनी मर्जी से हुई है? तो मैंने सर हिला दिया था। फिर उन्होंने मुझे मुंह दिखाई में एक फूल तोहफे में दिया तो मेरा मुंह बन गया। मैंने सोचा करोड़ों की जायदाद का मालिक है, मगर दिल कितना छोटा सा है। मैं शायद मेरे मुंह के हाव भाव देखकर मेरे दिल की बात भांप गया था। तब ही जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा। बोला, फिक्र नहीं करो, दुल्हन सही मुंह दिखाई का कीमती तोहफा मिल जाएगा। रुबाब ने उस रात एक बार फिर मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारा। वह मुझे बार बार दुल्हन कह रहा था। मुझे उनका ये अंदाज़ बहुत अच्छा लगा था। अब आपके साथ हूँ। महसूस हो रहा था कि ज़िंदगी फूलों की तरह होगी, मगर मैं नहीं जानती थी कि उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी में सब कुछ तहस नहस होने वाला था। मैं सुबह सोकर उठी तो मेरे चेहरे पर शर्म और हया के रंग बिखरे हुए। फिर मैंने उठकर इधर उधर देखा तो कमरे में रुबाब मौजूद नहीं था। मैंने उठकर नहा धोकर अपना श्रृंगार कर लिया और खूबसूरत सा कढ़ाईदार सूट पहन लिया था। मैं तैयार होकर सोफे पर बैठकर रुबाब का इंतज़ार करने लगी थी। बहुत देर बाद मेरे कमरे की दरवाजे पर दस्तक हुई तो मामी मेरे कमरे में आ चुकी थी। उनके साथ एक नीम दीवाना सा लड़का भी मौजूद था। मामी बोली, समा माफ़ करना मुझे, मगर अब मैं ज़्यादा जिम्मेदारी संभाल नहीं सकती। ये पकड़ो अपने पागल पति का हाथ, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। रात भर मैं तो बाहर आंगन में बैठी शोकार काट चुकी थी, मगर तुम्हें इसलिए नींद से नहीं उठाया कि चलो पहली रात है, तुम थकी हुई होगी। ये संभालो अपना पति और ये मुंह दिखाई की अंगूठी भी पकड़ो। मामी की बातें सुनकर मेरा दिल दहल गया था। मैं कभी रुबाब की तरफ देख रही थी तो कभी अपनी मामी के तरफ देख रही थी। मम्मी ने हीरे की अंगूठी ज़बरदस्ती मेरे हाथ में पहना दी और खुद बाहर चली गई थी। जब मैं साइड में पड़े गुलाब की फूल को देखती रही गई थी, मैंने अपना सर दोनों हाथों में पकड़ लिया था। न जाने कल रात किसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था और खुद को रुबाब कह रहा था, मगर अब सामने खड़े रुबाब को देखकर तो मैं कांपने लगी थी। वह दीवाना सा लड़का मुंह से टपकती राल और नींद से बोझल आंखें उस खुद को बेड पर गिरा लिया और बोला, समा तुम मेरी बीवी हो ना? कल हमारी शादी हो गई, मगर मेरा दिल कह रहा था कि मैं सड़कों पर भागती गाड़ियों को देखूं, इसलिए मैं रात भर घर नहीं था। अब नींद भी आ रही है, मगर तुम फिक्र ना करो, मैं सोकर उठूंगा तो मैं तुम्हें भी अपने साथ गाड़ियां दिखाने के लिए ले जाऊंगा। वहाँ बातें करता करता सो गया था, जबकि मेरी नज़रें अब भी फूल पर टिकी हुई थी जो मुझे मुंह दिखाई के तोहफे के तौर पर मिला था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। ये मेरे साथ तकदीर ने कैसा खेल खेल दिया। दिल कह रहा था कि ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर चिल्लाऊं और सबको बताऊं कि मेरे साथ क्या हो चुका है, मगर चुप रह गई थी। रोते रोते मेरी आंखें बंद हो गई थी। न जाने कितने घंटे मैं यूं ही रोती रही थी। तब मुझे नौकरानी बुलाने आई। वह बोली, बेगम आपसे आपके मम्मी पापा मिलने आए हैं। मैं भागकर बाहर निकल गई थी। मैं पापा के गले लगकर फूट फूट कर रोते रह गई थी। पापा बोले, क्या बात है बेटी मेरी बच्ची? न्यू रो रो कर
दिल छलनी मत करो। मैं बोली, पापा मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। रुबाब तो पागल है। मामा ने अपनी सगी बहन के साथ बहुत बड़ा धोखा कर डाला। पापा ने एकदम से पुकार कर बोले, नहीं बेटी, तुम्हारे मामा ने किसी प्रकार का भी धोखा नहीं दिया, बल्कि तेरी माँ की आंखों पर लालच की पट्टी बन गई थी। या यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि वह तेरी माँ ने अपने बेटे की मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करने की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम्हें कुर्बान कर दिया। तुम्हारे मामा ने सालों से खानदान भर से अपने पागल बेटे के लिए रिश्ता मांग रहे थे, मगर किसी ने हाँ नहीं की तो तेरे मामा ने लालच दे दिया कि जिसने अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दी, मैं उसे सोने में तौल दूंगा। इतनी सी बात पर तेरी मम्मी ने तुझे बेच दिया। मैंने बड़ी यकीन से अपने पापा की तरफ देखा। मम्मी बोली, समा, अपने पापा की बातों पर मत जाओ। मैं तो तेरी खुशियों की खातिर ये रिश्ता कबूल किया था। माना कि लड़का पागल है, मगर ये सोच, हवेली अब तेरी, अब तू उसकी मालकिन है, जो जी चाहे वो कर। वह बोली, मम्मी अब दिल खुश ना है तो क्या खाना क्या पीना, आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया। अब हमारा रिश्ता ख़त्म, ना मैं आपकी बेटी और ना ही आप मेरी मम्मी। मैं इतना कहकर बाहर निकल आई थी। पीछे से मुझे पापा के रोने की आवाज़ सुनाई आती रही थी। मुझे नौकरानी ने बताया कि मामी बुला रही हैं। मैं मामी के कमरे में गई तो वह काफ़ी परेशान लग रही थी। वह बोली, समा, मुझे अब पता चला है कि मेरी ननद ने अपनी ही बेटी को नहीं बताया रुबाब पागल है। मैं तो समझी थी कि तुमने अपनी मर्जी से ये शादी की है। मेरी बच्ची, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ, मगर तुम्हें एक बात बताऊँ क्या? रुबाब का इलाज चल रहा है। डॉक्टर को पूरा उम्मीद है कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब बस तुमने हिम्मत नहीं हारनी। तुमने मेरे साथ मिलकर रुबाब की बीमारी से लड़ना है। ये पैदाइशी बीमार नहीं है। ये 10 साल की उम्र में ऐसा होता हुआ। डॉक्टर ने बताया कि उसने किसी बात का टेस्ट ले लिया था, फिर उसकी बीमारी बढ़ती गई और इस हाल में पहुंच गया, मगर डॉक्टर को पूरा उम्मीद है कि वह ठीक हो जाएगा। मामी ने मुझे काफ़ी तसल्ली दी। फिर मैं अपने कमरे से बाहर निकल गई। मैं आंगन में पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गई थी। मैं अंदाज़ा लगाने लगी और कोशिश कर रही थी कि मुझे किस बात का सबसे ज़्यादा गम है, रुबाब के पागल होने का या फिर कल रात के वाक़या का। तो ये पता चला, रुबाब के पागल होने का मुझे रत्ती बराबर भी गम नहीं था। अगर कल रात वाला माजरा ना हुआ होता तो आप बिल्कुल रिलैक्स होती ही, रातों रात अमीर होने की खुशी मना रही होती। मगर अब मैं कुछ उलट पुलट कर रह गया था। मेरे दिल में बार बार यही बात आ रही थी कि काश कल रात वाला जो आदमी ही मेरे पति होता। मैं शादी के पहले ही दिन बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई थी। यूँ कहो कि मेरा दिल उजड़ गया था तो ज़्यादा मुनासिब होगा। रुबाब सोकर उठा तो उसने घर में उधम मचा दिया। वह हर चीज़ तहस नहस करके के दर पर था। उसको सुकून की दवाई दी गई थी, तब जाकर ज़रा अच्छा हुआ। मैंने मामी से शादी की वीडियो और तस्वीर देखने की फरमाइश की तो मामी ने फ़ोटोग्राफ़र को कॉल करके घर पर बुला लिया था। मैं एक एक चीज़ बड़े गौर से देख रही थी। मैं कल रात वाले लड़के को ढूंढना चाह रही थी। वह यकीनन मामी का कोई रिश्तेदार ही था जो शादी पर बुलाया गया था, लेकिन वह लड़का मुझे कहीं नज़र नहीं आया था। वह फ़िक्र में मुझे खाए जा रही थी कि रुबाब भी रात भर उधम मचा रहा था। कई बार तो उसने कैंची से मेरी बाल कुतरने की कोशिश की थी। वह खुद को भी अक्सर नुकसान पहुंचाता रहता था। शीशा तोड़कर खुश होता, फिर हाथ पर फेर कर खून से डर जाता और दहाड़े मार मार कर रोता रहता। शादी के 1 महीने में ही मैं सूख कर कांटा हो चुकी थी। मैं अब ज़्यादा सदमे में जा चुकी थी। कोई मुझे देख लेता तो हरगिज़ नहीं पहचानता। एक दिन शाम को घर से रुबाब गायब हो चुका था। सब उसको ढूंढ रहे थे, थक चुके थे। मामी रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, मगर मेरे अंदर सुकून ही सुकून उतर गया था। मैं आराम से कमरे में जाकर लेट गई थी। तभी मेरे कमरे की खिड़की को बाहर से किसी ने धक्का दिया था। वैसे मैं उठकर बैठी थी। फिर जो आदमी खिड़की से
कूदकर अंदर आया हुआ था। उसे देखकर मेरे सब जख्म हरे हो गए थे। वही लड़का था जो शादी की रात मेरे कमरे में आया था। वह मुझे देखकर मेरे पास आ गया और बोला, समा कितनी कमज़ोर हो गई हो ना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पागल पति तुम्हें बहुत तंग करता है। तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बन चुकी है। ऐसे में तुम मुझे उस जहन्नुम से बाहर झांकने वाली खिड़की बना लो। मैं तुम्हें खुश रखूँगा। तुम्हारा पागल पति तो तुम्हें परेशानी के सिवा कुछ नहीं दे सकता। मैं एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा था। वह हक्का बक्का रह गया था। मैं बोली, तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। तुमने मुझसे मेरी हकीकत खुशी छीन ली है। तुम्हारे बारे में सोच सोचकर मरी जा रही हूँ मैं। हंसकर बोला, मानो या ना मानो समा, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है। मैंने हाँ में सर हिला दिया। हाँ, मैं जानती हूँ मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मगर उस मोहब्बत की गली को कोई रास्ता नहीं जाता। वो मेरे पास बैठकर देर समझाता रहा मैं उसे दोस्ती कर लूँ, मगर मैंने इनकार करती और बोली, जो चीज़ मेरे अल्लाह को पसंद नहीं वो मुझे कैसे पसंद हो सकती है। मेरा बाहर से शौहर आने लगा तो वह लड़का खिड़की से कूदकर बाहर निकल गया था। मैं बाहर निकली तो रुबाब खून से लथपथ बैठा रो रहा था। मम्मी भी दहाड़े मार मार कर रो रही थी। मैं आगे बढ़कर बोली, क्या हुआ मामी? मुझे डांटते हुए बोली, तुम्हें उससे क्या? मेरा बेटा जिए या मरे तुम नींद में पूरी करो जाकर। मैं 2 कदम पीछे हटी थी, फिर भागती हुई अपने कमरे में चली गई थी। ज़िंदगी बहुत गमजुदा गुजर रही थी। ऐसे में मुझे एक हमदर्द दोस्त की ज़रूरत थी और ये दोस्त उस लड़के के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। मगर मैं हालात से तंग होकर खुद को गुनाह में नहीं धकेल सकती थी। रात हुई तो रुबाब बेडरूम में आ गया था। वह मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रहा था, ऐसे जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और उसका हाथ थामकर बोली, रुबाब, मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। हालांकि मुझे चाहिए था कि मैं तुम्हें कंपनी देती, तुम्हारे गमों को वादा कर लेती। जो कुछ हो चुका है मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। अब हम दोस्ती कर लेंगे और बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। रुबाब मुस्कुरा दिया और बोला, तुम बहुत अच्छी हो समा। रुबाब के अंदाजे पर चौंक गई थी, मगर मैंने उसे रोका नहीं। मैं चाहती थी कि आज वह खुलकर सब बातें कह दे। मुझे आइडिया तो हो कि वह उसके दिमागी हालत कैसी है। फिर वह बोला, समा, तुम जानती हो क्या बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी वाली क्या चीज़ होती है? माँ बाप का झगड़ा। मैं कनाडा में पला बड़ा था। मेरी माँ बाप पढ़े लिखे थे। मेरे मम्मी को पसंद नहीं करते थे मेरी माँ, मगर उनकी शादी हो गई। पापा मम्मी से अपनी नाखुशी शादियों का बदला लेते रहते। में हर वक्त मारपीट होती रहती। मम्मी को इतना ज्ञान नहीं था कि उसको हालात से कैसे निपटा जाता है। मेरी मम्मी अकेली थी और कोई रिश्तेदार तो था नहीं जिसके पास जाकर वह मदद हासिल कर लेती। मुझे बहुत डर लगने लगा था जब पापा मम्मी को मारा करते। उस दिन उन्होंने मम्मी को सर पे बेल्ट मारा। हर तरफ खून फैली हुई थी। उस दिन मैं डर की वजह से बेहोश हो गया था। मेरे बेहोश होने की वजह से पापा उस दम डर गए थे कि उन्होंने 2 हफ्ता मारपीट नहीं किया। अब जब मम्मी को मारने लगते तो मैं बेहोशी का नाटक करने लगता था। यूँ करते करते मैंने खुद को पागल जाहिर करना शुरू कर दिया था। अब पापा मुझ पर उस कदर उलझ गए थे कि उन्हें मम्मी से लड़ना झगड़ना ही भूल गए थे। अब मैं खुद पर आए दिन ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को घायल करता रहा और ऐसे में अपनी शख्सियत को भूल गया। समा, उस पागलपन के नाटक की वजह से मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई। मुझसे मेरे दोस्त बिछड़ गए थे। मैं भरी दुनिया में तन्हा हो गया। तुम्हें पता है कि फिर क्या हुआ? मेरी मम्मी पापा को अब चीट करना शुरू कर दिया। मम्मी ने मेरे सामने अपने दोस्त को घर बुलाने लगती। वह तो समझती थी कि मैं पागल हूँ, इसलिए उन्होंने मुझसे डरना शर्म हया करना छोड़ दिया। बर्दाश्त नहीं कर सका और सच में पागल होने लगा था। फैमिली में मेरे पागलपन का किस्सा फैलने लग गया था। मम्मी को न जाने क्यों मेरी शादी का शौक़ चल गया था। मैं शादी करना ही नहीं चाहता था। मुझे रिश्ता अच्छा लगता ही नहीं था। पति
जालिम होता है और बीबी बेवफा। शादी के दिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम्हें मैं सदियों से जानता हूँ, तुम मेरे वजूद का हिस्सा हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने असली रूप में आ गया था। लेकिन फिर मैं दोबारा तुम्हारे सामने न आया और पागलपन बनकर तुम्हें हर तरह से तंग किया ताकि मैं तुम्हें टेस्ट कर सकूं। मैं आज फिर से अपनी असली हालत में तुम्हारे सामने आया हूँ। तुम्हें दोस्त की ऑफ़र की मगर तुमने उसको ठुकरा दिया, अपने किरदार की गवाही दे दी। समा, मैं मानता हूँ कि पत्नी के किरदार को इस तरह टेस्ट करना गुनाह है, गलत है। मुझे कोई हक नहीं बनता था ये सब करने का, मगर जिस तरह की हालात से गुजर रहा हूँ मैं ये सब करने पर मजबूर हूँ। तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं रुबाब की बातें सुनकर हक्का बक्का रह गई, आपकी बातें सुनकर रह गई थी। फिर वह उठा, उसने आईना उतार कर साइड किया, अपने चेहरे की नकली दाढ़ी भी उतार दी और कमर से सीधा खड़ा होकर बिल्कुल सीधे खड़ा हो गया। और फिर बाथरूम जाकर उसने जब अपना मुंह धो लिया तो चेहरे से सांवला रंग उतर गया। अब मेरे सामने शिखर सा रुबाब खड़ा था, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रुबाब बोला, समा, तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी शायद यूं ही बिता दूंगा, कभी किसी पर अपनी असलियत जाहिर ना करता, मगर सब मुझे डर लगने लगा था कि तुम मुझे छोड़ कर ना चली जाओ। मैं रोते रोते हंस देती। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र मना रही थी, उसने मुझे वह अता कर दिया। हमने ये सारी बातें मम्मी को भी बता दी थी, बस रुबाब ने मुझे मना कर दिया था कि तुम चीट करने वाली बात मेरी मम्मी से मत कहना। रुबाब जब सही सलामत अपनी मम्मी के पास जाकर खड़ा हुआ तो वह भी रो दी थी। गम के बादल छट गए थे, खुशियों का सूरज निकल आया था। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। 2 साल बाद हमारे 2 बेटियां हुईं। हम अपनी बेटियों के साथ बहुत खुश हैं। हम अपनी बेटियों के लिए उनके पसंद का रिश्ता ढूंढेंगे। अभी हमारी बेटियां कॉलेज में पढ़ती हैं और यूँ हमारा हंसता खेलता परिवार है। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।